5 अगस्त 2019 को मौजूदा बीजेपी की गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया। आर्टिकल 370 और 35A जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टेम्परेरी पार्ट बनाया गया था, उसको रिवोक करने का मतलब ये है कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को जो ऑटोनॉमी हासिल थी, किसी भी किस्म की ऑटोनॉमी, उसको ख़त्म करके डायरेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अंडर ले आया जाएगा। अब देखना ये है कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की इजाज़त देता है या बीजेपी का जो ये मूव है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर हम इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस की बात करें, इंटरनेशनल लॉ की बात करें, ह्यूमन राइट्स की बात करें, तो उनमें से किसी की नज़र में भी ये जो अमल है इंडिया का, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने एक मूव किया है और वो ये समझते हैं, वाकई ही समझते हैं कि जम्मू और कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था, तो एटलीस्ट उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो होना चाहिए। हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या मौक़िफ़ और क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं और क्या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में आता है, उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है या नहीं आता। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है आफ्टर रिवोकिंग ऑफ आर्टिकल 370 वो क्या है। इस वक्त आप ये देखेंगे कि कश्मीर में उसी तरीके से कर्फ्यू इम्पोज्ड है जिस तरह से वो इम्पोज कर दिया गया था। कम्युनिकेशंस जो हैं उनके ऊपर मुकम्मल बैन लगा दिया गया था, जिसको पार्शियली रिमूव किया गया है। और इस पार्शियल रिमूवल का मतलब ये है कि वो तमाम किस्म की कम्युनिकेशन जो गवर्नमेंट की फेवर में जाती हैं उनको अलाउ कर दिया जाए, और वो तमाम चीज़ें जो इंडियन आर्मी की ब्रूटैलिटी और एट्रोसिटीज़, बल्कि यूँ कहें कि मौजूदा इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको आश्कार करती हैं, उनको ब्लॉक कर दिया जाए। इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि बड़ी तेज़ी के साथ इस वक्त जम्मू और कश्मीर में आउटपोस्ट बनाई जा रही हैं। ये बिल्कुल वही तरीक़ाकार है जो इज़राइल ने फॉलो किया जिस वक्त उन्होंने पैलेस्टाइनियन लैंड को ग्रैब किया और उसके ऊपर अपनी सेटलमेंट्स बनाई और अब उस टेरिटरी को अंडर कंट्रोल कर लिया। और ये कोई हमारी एक्यूजेशन नहीं है, बल्कि ये खुद इंडियन कौंसल जनरल जो है न्यूयॉर्क में, उनके अपने अल्फाज हैं। ये देखिएगा, उन्होंने कहा कि आई बिलीव द सिक्योरिटी सिचुएशन विल इम्प्रूव, इट विल अलाउ द रिफ्यूजीज टू गो बैक एंड इन योर लाइफ टाइम यू विल बी एबल टू गो बैक एंड यू विल बी एबल टू फाइंड सिक्योरिटी बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ मॉडल इन द वर्ल्ड। आई डोंट नो वाई वी डोंट फॉलो इट, इट हैज़ हैपेंड इन द मिडल ईस्ट, इफ द इजरायली पीपल कैन डू इट we can also do it. Like that, I mean, they are following the Palestinian model and they are urging the world to follow the same. लिहाजा ये जो आउटपोस्ट बनाई जा रही है, ये जो सेटलमेंट्स बनाई जा रही हैं, इनका मकसद यही है कि जो कश्मीर की डेमोग्राफी है उसको चेंज किया जाए। आप जानते होंगे कि इस आर्टिकल 370 का जो मूव है अगस्त वाला, उसके फ़ौरन बाद ही कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया था और 2 यूनियन टेरिटरीज़ बना दी गई। उसमें भी जो है वो गवर्नर के ज़रिए से उनको गवर्न किया जा रहा है, क्योंकि जो कश्मीर की सो कॉल्ड लेजिस्लेटिव असम्बली है उसका वैसे भी इस सारे सीन में कोई रोल नहीं रहा शुरू से लेके अब तक। अच्छा, इसी तरह से अभी तक जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक राउंड अबाउट 2 मिलियन पीपल जो नॉन नेटिव कश्मीरीज़ हैं उनको कश्मीर में आने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। वहाँ पे वो लैंड्स परचेज़ कर सकते हैं और वहाँ पे वो इन सेटलमेंट्स का आगाज़ कर सकते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द मॉडर्न कंडीशन ऑफ कश्मीर, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि कश्मीर में डेवलपमेंट के लिए ये कर्फ्यू इम्पोज किया गया है। आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, नो बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट कैन बी अल्टर्ड विदाउट द कंकरेंस ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। अब यहाँ पे बड़ा वाज़ेह है कि जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी किसी भी स्टेट की, उसके बगैर आप उसके अंदर कोई भी डेमोग्राफिकल चेंज नहीं कर सकते। लिहाजा अगस्त 5, 2019 से पहले क्या किया गया कि जो इलेक्शंस होने थे और जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का इंतखाब होना था, उन इलेक्शंस को ही डिले कर दिया गया। इलेक्शन ना होने की वजह से कांग्रेस बार बार ये कॉल देती रही कि आप इलेक्शन करवाएं और कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट करें, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट नहीं किया गया। उसके बाद क्या कि वहाँ पे गवर्नर राज इम्पोज कर दिया गया। गवर्नर जो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा था और नॉन इलेक्टेड है, उस गवर्नर ने आके ये कंकरेंस दे दी कि आप आर्टिकल 370 को रिवोक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि वो एज़ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस वजह से गलत है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के बगैर
आपका कोई भी ओहदेदार जो है वो ये कंग्रेस नहीं दे सकता। यही वो चीज़ है जिसकी बेस पर इंडियन सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो एक क्लेम किया जाता है कि आउटसाइडर्स हैं जनाब और उनसे बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले तो आपने जो प्रो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको गिरफ्तार किया। यानी आप यूसुफ तारिगामी को अरेस्ट कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती को कर रहे हैं, उनको उनके घरों में डिटेन कर दिया गया, कम्युनिकेशंस बैन लगा दिया गया। ये क्या है? ये भी आउटसाइडर्स हैं या इनको भी फॉरेन फंडिंग मिल रही है और ये चीज़ों को वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं? मतलब ये वो लोग हैं कि जो शुरू से फ्रॉम द लास्ट 70 ईयर्स ये लोग प्रो इंडियन रहे हैं और इन्होंने आप ही को सपोर्ट किया है। फिर ये जो पॉलिटिकल लोग हैं इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा जो इनसाइड इंडिया कांग्रेस के एमपीज हैं उनको अलाउ नहीं किया जा रहा कि आप कश्मीर विजिट कर सकें। आपने देखा होगा कि कांग्रेस जो है उसने 2 दफ़ा कश्मीर विजिट करने की कोशिश की, लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट से उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने आगे नहीं जाने दिया गया, उनको वापस भिजवा दिया गया। तो अब ये जो चीज़ है, ये इंडिया का ये क्लेम कि जनाब आउटसाइडर्स को हम रोकेंगे, ये बजाते खुद यहाँ से नलीफाई हो जाता है कि अगर वो आप कर रहे हैं तो फिर जाहिर है कि अपने लोगों को तो आप वहाँ पे अलाउ करें, एटलीस्ट आप वो भी नहीं कर पाते। एक जो काम किया गया इस हवाले से वो ये था कि यूरोपियन यूनियन के हैंड पिक्ड एमपीज़ को एक विज़िट करवाया गया कश्मीर का। अच्छा, वो भी बड़ा ही मज़ेदार किस्म का ड्रामा है। यानी एक एनजीओ है, वो एनजीओ जो है वो उन एमपीज़ को इनवाइट करती है। अच्छा, एमपीज़ कौन से हैं? टोटल 27 एमपीज़ को इनवाइट किया जाता है और उनमें से जो 24 एमपीज़ थे वो ऐसे हैं जो तमाम की तमाम यूरोप की जो राइट विंग अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं उनके मेंबर हैं। उनको बुलाया जाता है और उनको कश्मीर विजिट करवाया जा रहा है। अच्छा, अब एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर इज़ एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। ठीक है जनाब, और वही इंटरनल मैटर जिसकी मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की है कि इंटरनल मैटर्स पे तो बाहर की कंट्रीज़ के साथ आप नहीं निगोशिएशंस करते, ना ही आप उनको इनवाइट करके ये साबित करते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे। उनको जो सेलेक्टेड लोग हैं उनको बुलाया जाता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग हैं, यूरोपियन यूनियन के एमपीज़ हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको विजिट करवाया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये जो एनजीओ, सो कॉल्ड एनजीओ थी जिसने उनको इनवाइट किया, इस विज़िट के बाद उस एनजीओ का नामो निशान गायब हो जाता है। उनके दफ्तर ढूंढने की कोशिश की जाए तो आपको नहीं मिलते, उनके नंबर में लाने की कोशिश की जाए तो वह एनजीओ आपको नहीं मिलती, यानी हवा में गायब हो जाती है। और यूरोपियन यूनियन खुद ये कहता है कि ये हमारा ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं है, दे आर सम सेलेक्टेड पीपल, और इनको बुला लिया गया है अगर आपकी तरफ से, इट डजेंट मीन कि यूरोपियन यूनियन का कोई ऑफिशियल विजिट जो है वो या ऑफिशियल डेलीगेशन जो है वो कश्मीर गया है या कश्मीर विजिट किया है। ऑन दी अदर हैंड आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया। जिस वक्त इंडिया ने ये कहा कि जनाब हमने पाकिस्तान पे अटैक किया है और आज़ाद कश्मीर में 400 चेक पोस्ट जो है टेररिस्ट की उनको हमने निशाना बनाया, तो पाकिस्तान ने डिप्लोमेट्स को लिया जो हमारे यहाँ पे फॉरेन एम्बेसीज में होते हैं और उनको जाके वो कोऑर्डिनेट्स विजिट करवा दिए जो इंडिया ने ही हमें प्रोवाइड किए थे, एंड देयर वाज नथिंग। अब ये तरीक़ाकार होता है कि जब आपने वाकई ही अगर आपकी ये इंटेंशन है कि आप दिखाना चाह रहे हैं लोगों को, तो आप बाकायदा डिप्लोमेट्स को ऑफिशियली इनवाइट करते हैं और फिर वहाँ पे लेके जाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनसे वाज़ेह हो रहा था कि इंडिया के जो मूव्स हैं वो क्या हैं और उसका जो इम्पैक्ट है उससे इंडिया बज़ाते ख़ुद भी अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। अच्छा, एक क्लेम जो है वो ये किया जाता है बीजेपी की गवर्नमेंट की तरफ से कि ये जो आर्टिकल 370 है इट वाज अ टेम्परेरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर इसको रिमूव कर दिया गया है? ठीक है, वी एग्री, इट वाज अ टेम्परेरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसको टेम्परेरी इस वजह से रखा गया था कि ऑन अ लेटर स्टेज उसको परमानेंट किया जा सके। इस वजह से नहीं रखा गया कि उसको किसी जगह पे जाके ख़त्म कर दिया जाएगा। और आर्टिकल 370 के अंदर ऑलरेडी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं पिछले 70 ईयर्स में, अगर आप देखें कि आर्टिकल 370 में कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो उन अमेंडमेंट्स के नतीजे में इस अगस्त मूव से पहले तक की जो सिचुएशन थी वो ये थी कि आउट ऑफ द टोटल 97 सब्जेक्ट्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 94 आर ऑलरेडी कंट्रोल्ड बाय द सेंटर। यानी टोटल जो 97 सब्जेक्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो कि सेंटर से कंट्रोल होने हैं, उनमें से 94 जो है वो ऑलरेडी वहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं। ये वो स्टेप बाय स्टेप अमेंडमेंट्स हैं जो आर्टिकल 370 में होती रही हैं।
यानी ये बात वाज़ेह करती है कि आर्टिकल 370 को परमानेंट करने का इंडिया का इरादा ही नहीं रहा शुरू से, और वो ऑटोनॉमी जिसका वादा कश्मीरियों के साथ किया गया था, अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपके ख्याल में, यानी इंडिया तो ये क्लेम करता है ना कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बड़ी तफसील से बताया है कि वो फेक है, लेकिन अगर हम इस इंडियन क्लेम को तस्लीम कर भी लें तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में 3 चीज़ों के बारे में बात की गई थी। एक है जनाब फॉरेन अफेयर्स, एक है कम्युनिकेशंस और एक है डिफेंस। इन 3 मैटर्स के अलावा बाकी तमाम चीज़ें स्टेट ने ही कंट्रोल करना था, स्टेट ने ही उस पर लेजिस्लेट करना था। तो उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तनाजुर में आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया था। उसको स्क्रैप करने का मतलब तो ये है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था भी तो आपने उसको स्क्रैप कर दिया। अच्छा, इसके अलावा एक क्लेम ये किया जाता है कि जनाब लैंड जो है वो क्योंकि सिर्फ कश्मीरियों को अलाउ था कि वो वहाँ पे लैंड ले सकते हैं, बाहर का कोई बंदा नहीं ले सकता, इस वजह से वहाँ की डेवलपमेंट स्लो है। हालांकि अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक स्टेट ऑफ जम्मू और कश्मीर जो है उसकी डेवलपमेंट बाकी स्टेट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो फिर ये रूल्स आपको बाकी स्टेट्स पे अप्लाई करने चाहिए, फिर इस पे करना चाहिए। अच्छा, फिर अगली बात ये है कि क्या सिर्फ स्टेट ऑफ कश्मीर ही ऐसी है कि जिसमें लैंड जो है वो बाहर का कोई बंदा नॉन नेटिव जो है वो नहीं ले सकते? नहीं, आप देखें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर राउंड अबाउट 10 आर्टिकल्स जो ये स्पेसिफाई करते हैं कि 12 स्टेट्स जो हैं उनको स्पेशल प्रोविजन किस किस्म की दी जाएंगी। यानी आर्टिकल 371 से लेके फिर आर्टिकल 371A से लेके आई तक जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, जितनी भी क्लॉजेज हैं, वो इस पर बात करती हैं कि स्पेशल प्रोविजंस क्या होनी है स्टेट्स की। सिर्फ कश्मीर ऐसा नहीं है जिसमें आप ज़मीन नहीं ले सकते, उत्तराखंड में भी आप ज़मीन नहीं ले सकते, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं ले सकते, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी नहीं ले सकते। तो फिर वहाँ पे भी ये डेवलपमेंट आप अप्लाई करें। तो यहाँ तक ये बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि आर्टिकल 370 के पीछे जो मोटिव्स हैं वो पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, और उनका जो ताल्लुक है वो इंडिया का जो बल्कि बीजेपी का जो ग्रेटर प्लान है उससे है। और वो जो ग्रेटर प्लान है कि किसी दिन पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा बन जाएगा और बांग्लादेश भी इंडिया का हिस्सा बन जाएगा, ये पूरे का पूरा जो है एक भारत की जिस तरह से शुरू में था, जिस तरह से ब्रिटिश पीरियड में रहा है, वो दोबारा से बन जाएगा, ये इनका इस तरह ये एक ख्वाब है इनका, ये आप सुन सकते हैं। Many years ago, I had the opportunity to visit the RSS headquarters in Nagpur in India. And when I went there, I saw this massive map on the wall which showed India, but no Pakistan and no Bangladesh. And I believe that's what's called Akhand Bharat, undivided India in some circles, Hindu national circles. Is that what you want to see one day? India restored, undivided, Bangladesh, Pakistan gone from the map? The RSS still believes that one day these parts which have for historical reasons separated only 60 years ago will again through popular goodwill come together and Akhand Bharat will be created. Wow. The RSS believes in that. You were the RSS as an RSS member, I also hold on to that view. तो इस तरह की फैंटेसी में रहने वाले जो लोग हैं वो इसी तरह की हरकतें कर सकते हैं, जैसे हमने आसाम में देखा सिटीज़नशिप रजिस्टर के मामले में, रजिस्ट्रेशन के मामले में। उसके बाद जो इनका सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें हमने देखा, और फिर हमने ख़ास तौर पे आर्टिकल 370 की सूरत में देखा। तो ये जो ख्वाब है इनका, इसको पूरा करने के लिए जिस ब्रुटैलिटी का वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इट इज़ एंड इट शुड बी कंडेम्ड बाय पाकिस्तान स्पेशली एंड देन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इसके बाद हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की नज़र में आर्टिकल 370 को असेस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जनाब आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सेज दैट एवरीवन हैज़ द राइट टू अ नेशनैलिटी, यानी हर बंदे का ये राइट है कि उसको नेशनैलिटी दी जाए, जिस नेशन से वो है वो नेशनैलिटी उसको दी जाए। अब कश्मीर का जो इंडिपेंडेंट स्टेटस है, कश्मीर की आइडेंटिटी या कश्मीरियों की जो नेशनैलिटी है वो कश्मीरी होना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब आप उसको स्क्रैप करने की कोशिश करते हैं या उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो फिर आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, बजाते खुद कर रहे हैं। आर्टिकल 25 को आप देखें, वो कहता है कि एवरीवन हैज़ द राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ हिज फैमिली इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर एट्सेट्रा। गुज़श्ता 2009 से लेके अब तक जितना टाइम गुजर चुका है, इसमें ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनका एक्सेस कश्मीर को हासिल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस कर्फ्यू।
और एक और बहुत अहम बात मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की रेजोल्यूशन 3324 जो है, जो 29 नवंबर 1978 को पास हुई, वो क्या कहती है? रीअफर्म्स द लेजिटिमेसी ऑफ द स्ट्रगल ऑफ पीपल फॉर इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, नेशनल यूनिटी एंड लिबरेशन फ्रॉम कॉलोनियल एंड फॉरेन डोमिनेशन एंड फॉरेन ऑक्यूपेशन बाय ऑल अवेलेबल मीन्स, पर्टिकुलरली आर्म्ड स्ट्रगल। अगर कश्मीरी अपने इलाके के लिए इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं और पिछले 70 साल से कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल लॉ के तहत अगर वो आर्म्ड स्ट्रगल भी कर रहे हैं तो ये उनका राइट है, बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर देयर लैंड। आप किस तरह से उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं? टेररिस्ट तो आप हैं जो उनकी ज़मीनों पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बात यहाँ पर इंडिया को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो ये है कि इस तरह ब्रूटल फोर्स के ज़रिए से, एग्रेशन के ज़रिए से, अपने नैरेटिव्स को किसी दूसरे पर थोपने के ज़रिए से कभी भी आप अपना जो मकसद है वो हासिल नहीं कर सके। इज़राइल की आप एग्जांपल तो देते हैं कि जो कुछ इज़राइल कर रहा है वो इंडिया क्यों नहीं कर सकता, लेकिन आप ये नहीं देखते कि पैलेस्टाइनियंस जो पीपल हैं उनकी आपको एग्जांपल कोट करनी चाहिए। दे आर द पीपल फाइटिंग फॉर देयर लैंड फॉर द लास्ट 70 ईयर्स। वो भी इतना ही पुराना एक इशू हो चुका है, और ये दोनों इशूज़ ऐसे हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की फेलियर की बात करते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इंडिया को बजाय इसके कि इज़राइल से सबक सीखें, आपको पैलेस्टाइनियन पीपल से सीखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि जब लोग अपनी ज़मीन के लिए या अपने हक़ के लिए लड़ते हैं और लड़ते लड़ते उनकी जनरेशन्स जो हैं वो इसमें ज़ाया हो जाती हैं, और उसके बावजूद दुनिया की एक ऐसी पावर जिसके साथ पूरे का पूरा सिस्टम है, पूरे के पूरा यूँ कह लें कि एक लातादाद पावर्स हैं जो उसके साथ है, सुपर पावर है जिसकी सपोर्ट हासिल है, उसके बावजूद अपने मकासद हासिल नहीं कर सके तो आप क्या कर लेंगे? सबसे जो बेहतरीन हल होता है ऐसी किसी भी सिचुएशन का वो ये है कि लोगों की आवाज़ को सुना जाए, बजाय इसके कि उसको दबाने की। देखें, जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत इसके अलावा क्या है कि लोगों की आवाज़ को सुना जाए। अब यहाँ पर दो बातें हैं। अगर तो कश्मीर आपका इंटरनल मैटर है, देन यू आर नो मोर अ डेमोक्रेसी। और अगर कश्मीर आपका इंटरनल मैटर नहीं है तो कम बैक टू द रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, कम बैक टू द इंटरनेशनल लॉ, come back to the international obligations of human rights and come back to the Indian Constitution, और फिर इस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ये मामला डायलॉग के बगैर किसी भी सूरत में सॉल्व नहीं हो सकता। आप जितना उन लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं, आप जितना ज़्यादा ब्रूटैलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना ज़्यादा इस वक्त कश्मीर में एक जेनोसाइड की कंडीशन बन चुकी है, इससे ये मामला मज़ीद ख़राब ही हो सकते हैं, बेहतर नहीं हो सकते। अब हम ये देखते हैं कि इस वक्त जो वे फॉरवर्ड है इसमें वो क्या है। सबसे पहली बात तो वही है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अभी 5 अगस्त की स्पीच में कही है कि इंडिया को चाहिए कि फौरी तौर पर जो ऑटोनोमस स्टेटस है कश्मीर का, स्पेशल प्रोविजंस है, उनको दोबारा से अप्लाई किया जाए। और ये तो सबसे पहली बात है। दूसरा ये कि क्या वॉर इज़ एन ऑप्शन। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि क्या हम इस मामले में उस तरीके से कुछ नहीं कर सकते जिस तरह आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान हुआ। देखिए, एक बात तो मैं आपको ये वाज़े करता चलूँ कि पाकिस्तान और इंडिया ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। अगर इंडिया की तरफ से इररिस्पॉन्सिबली बिहेव किया जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान भी इररिस्पॉन्सिबली उसका जवाब दे दे। न्यूक्लियर वॉर इस तरह की चीज़ है, ख़ासकर नेबरिंग कंट्रीज़ में ये हो नहीं सकता कि आप एनिमी को इफेक्ट करें और अपने कंट्री पर उसका कोई इम्पैक्ट ना आने दें। इट इज़ नॉट पॉसिबल हेयर। दूसरी बात यह है कि आपने रीजन को भी देखना होता है। रीजन की जो इस वक्त सिचुएशन है उसको देखना है। अगर एक हॉस्टाइल एनिमी अपनी हॉस्टिलिटी में ये तमाम चीज़ें भूल भुलाकर जो है वो मूव करता जा रहा होता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आप भी स्टूपिडिटी से उनको जवाब दे दें। तो आप कर क्या सकते हैं वो ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं। जिस तरह से अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक रेजोल्यूशन आ चुकी है। इसी तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा ने इस मसले पर जो है उन्हीं को प्रेशराइज़ किया जाए कि आप ही ने वो रेजोल्यूशन प्रोवाइड करके गारंटीज़ दी है कश्मीरियों को कि प्लेबिसाइट होगा और उनकी मर्ज़ी से इसका मसला हल किया जाएगा, तो आप उसको सॉल्व करें। और लास्टली मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान और चाइना जॉइंटली अंडर द मॉरल ऑब्लिगेशंस ये कर सकते हैं कि ये जो कश्मीरियों की क्राई फॉर हेल्प है, इसमें उनकी हेल्प करने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान और चाइना बल्कि दीगर कंट्रीज़ को भी इनवाइट किया जाए, ताकि वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर
उन लोगों को उनका जो प्लेबिसाइट का हक है, इस वक्त हम फ्रीडम की बात नहीं करते, एटलीस्ट जो प्लेबिसाइट का हक है जो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि उनको मिलेगा और 70 सालों से नहीं मिल सका, वो उनको दिलवाने के लिए भरपूर कोशिश की जाए। इसके लिए इंडिया पर जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो जिस तरह से अभी भी पाकिस्तान उसके लिए कोशिश भी कर रहा है, काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी हुआ है, इसको जारी रखा जाए। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपके पास हाइब्रिड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम हाइब्रिड वॉर की बात करते हैं लेकिन हाइब्रिड अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे पास मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे इंडिया जो है वो अपने फेक मीडिया के ज़रिए फेक नैरेटिव्स को बिल्ड कर सकता है, जिस पर यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इसके हवाले से खैर काफ़ी दफ़ा मैं बात भी कर चुका हूँ। इसी तरीके से पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पाकिस्तान का जो अपना पॉजिटिव ओपिनियन है कश्मीरियों के हक़ में है, तो इसको टेक्नोलॉजीज़ को इस तरीके से यूज़ करके उसको एक्सपेंड किया जा सकता है। तो इसके साथ जनाब हमारा कश्मीर पर जो लेक्चर्स की सीरीज़ है, 4 लेक्चर्स हैं इन टोटल, वो यहाँ पर तमाम होता है। कश्मीर के हवाले से आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे मीडिया लिंक्स नीचे प्रोवाइडेड हैं, इनके ज़रिए पूछा जा सकता है, कमेंट्स में भी पूछा जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।